नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हम मध्य प्रदेश की यूनिट 10 में जनजातियों को कंप्लीट कर रहे हैं। वहीं पहली जनजाति पढ़ रहे हैं हम भील ट्राइब, जिसके ऑलरेडी दो लेक्चर हो चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर है आज। मैंने लेक्चर बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, क्योंकि उसमें आप दोनों लेक्चरों को जाकर देखोगे तो आप भरपूर कंटेंट मिलेगा। मतलब जो बहुत सारा कचरा बहुत सारी बुकों से में रहता है, उसका जो मलाई क्रीम होती है वो निकाल के मैंने यहाँ पे दिया है। बाकी आप जब लेक्चर देखोगे तो आप ऑटोमेटिक विश्वास हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल मेरी बात में दम है। आप एक बार देखोगे तो आप पता चल जाएगा। बाकी दो लेक्चरों में हम आधे से ज्यादा भील ट्राइब को कंप्लीट कर चुके हैं। ये आज लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम पूरी तरह से भील ट्राइब को कंप्लीट कर लेंगे। लगभग लगभग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं भील जनजाति संबंधित, वो हमने कवर करने की कोशिश की है। बाकी तो आयोग उसमें रहता है, थोड़े बहुत रात में कुछ कर लेता है, तो फिर सुबह पता चलता है यार ये भी क्वेश्चन मैंने डाल दिया। कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आप कितना भी पढ़ लो फिर भी वो एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आएगा भैया, जो किसी ने ना सुना था, ना किसी ने कहा था, और ना किसी ने बोला था। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जो आयोग है खुद पता नहीं वो कैसे डाल देता है। तो वो क्वेश्चन के चक्कर में ना पड़े। बाकी जो क्वेश्चन आएंगे वो तो आपके लगभग लगभग 99% चांस है कि बिल्कुल यहीं से फंसने वाले हैं। बाकी जो भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सब कुछ इंपोर्टेंट दे रहा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम भील जनजाति का लेक्चर 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो करते हैं, भगवान श्री गणेश जी का नाम लेते हैं और विघ्न हर्ता श्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमने भील जनजाति के बारे में, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई वो जान लिया, भौगोलिक वितरण जान लिया, जनसंख्या के आधार पर जान लिया, उसके जो विवाह वगैरह हो सकते हैं वो जान लिए हमने, आर्थिक जीवन क्या क्या हो सकता है, कृषि कहाँ कहाँ पर करते हैं वो देख लिए, व्यवसायिक आधार पर क्या क्या हो सकता है वो देख लिया, सामाजिक आधार पर क्या क्या हो सकता है वो देख लिया। रोज रिवाइज करवाने से कोई मतलब नहीं, लेक्चर बढ़ाने से, है ना। वो जो जो पर्टिकुलर आप लेक्चर देखोगे उसमें आपको याद हो जाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरा मकसद सिर्फ प्री तक नहीं है कि आप प्री क्वालिफाई हो जाए। प्री क्वालिफाई होने से कोई बड़ी तोप नहीं की आपने, कोई बड़ा तीर नहीं मारा। आपका तीर तब सबसे बड़ा तब मरता है जब आपका मेंस क्वालिफाई हो जाए। तो मेंस की दृष्टि से मैं टॉपिक उठा के ला रहा हूं। आप प्री में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, प्री में तो काम आएंगे आएंगे, ऐसे आप मेंस में डायरेक्ट छाप सकते हो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा सट कि बताइए भील जनजाति के धार्मिक जीवन के बारे में आप लिखिए, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो और आप फुल टू फुल नंबर मिलेंगे। थोड़ा इंट्रो डाल देना, कंक्लूजन डाल देना, वो मैं जब अलग से मेंस की क्लास लूंगा तो मैं कॉमन इंट्रो बता दूंगा, कॉमन कंक्लूजन बता दूंगा, और वो हर उसमें अप्लाई कर देना। जैसे भील जनजाति आई, भील जनजाति में जो भी जनजाति पूछा जाए उसमें इंट्रो और कंक्लूजन इंक्लूड कर देना, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल, मतलब स्मार्ट स्टडी पे चलता हूं और स्मार्ट स्टडी ही मटेरियल में यहाँ पे देता हूँ। जो मटेरियल जो दे रहा हूँ मैं बिल्कुल अच्छा मटेरियल दे रहा हूँ, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम पढ़ेंगे धार्मिक जीवन। तो भील जनजाति के धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं कि धार्मिक जीवन इनका क्या क्या हो सकता है और ये किस किस की पूजा करते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि भील जनजाति का जो धार्मिक जीवन है भैया, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग अब भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति से कैसे जुड़े हैं कि ये अभी भी घोड़े, जो घोड़े होते हैं उनकी पूजा करते हैं। दूसरी बात, ये नाग देवता की भी पूजा करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उन्हें अपना पूज्य मानते हैं। इसके अलावा इनकी एक चित्रकला होती है, वो होती है पिटोरा चित्रकला। जो पिटोरा त्योहार के अवसर पर उसकी भी पूजा की जाती है, वो भी आगे चर्चा करेंगे, बिल्कुल उठा के लाया हूं। तो उसमें इन सारे जो जानवर हैं, जो प्राकृतिक जानवर हैं, उन्हें क्या पिथौरा चित्रकला में प्रमुख रूप से अंकित किया जाता है। तो यही सारी चीज है ना। और घोड़ा नाग प्रमुख बनाया जाता है, ये सारी चीज चित्रकार लिखिंदर होता है। ये देख लो आप, सबसे पहले धार्मिक जीवन में ये देख लो, ये जो चित्रकला आप देख सकते हो, ये घोड़े बन रहे हैं। ये देख लो, हाथी, घोड़े, गाय, बकरी, प्रमुख रूप से घोड़े देखने को मिलेंगे। और आपको जिसके अलावा जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा सर्प, नाग देवता। ये नाग है भैया, ये नाग देवता है, आप देख सकते हो। इसका मुंह नहीं दिखा रहा है, बाकी आपके सामने इनका मुंह देखा जाता, क्योंकि जो इमेज लगाई थी वो थोड़ी छोटी हो गई है ना। तो और बाकी भी जो गाय हो सकती है, बैल हो सकते हैं, कुत्ते बिल्ली जो भी हो सकते हैं, वो सारे मतलब प्राकृतिक जो चित्रांकन करते हैं वो पिथौरा जो चित्रकला होती है उसमें करते हैं। मुक्ता ध्यान रखना आप, नाग और घोड़े का प्रमुखता ये पूज्य जानवर माने जाते हैं भील जनजाति में, इतना ध्यान रखना आप।
है ना। पिथौरा चित्रकला में ये देखो, ये पिथौरा चित्रकला ही कहला जाती है। और इसे बनाने वाले को क्या बोला जाता है? लिकिंदर। इन्हें बनाने वाले को क्या बोला जाता है? लिकिंदर। क्या बोला जाता है? लिकिंदर। और भी आगे जानेंगे, इन्हें बनाने वाले को बोला जाता है लिकिंदर। लिकिंदर। इनमें फेमस कौन है? पेमा पाल्या का नाम आपने सुना होगा, पेमा पाल्या जी का नाम, पेमा पाल्या। लेकिन ये सब आगे पढ़ेंगे, मैं सब कंटेंट लाया हूं, जितने भी अन्य तथ्य हो सकते हैं वो भी उठा के लाया हूं। प्रमुख देख लेते हैं। सबसे पहले धार्मिक जीवन में देखते हैं भैया इनके प्रमुख देवी देवताओं के बारे में। तो देवी देवताओं के बारे में देखने से पहले हम इनके जो क्या हो सकते हैं, देवता हो सकते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। इनके 3 प्रमुख देवता है, बाकी बहुत सारे देवता हो सकते हैं, बुकों में बहुत सारे देवता दे रखे हैं, लेकिन कितना रटेंगे भैया? इंसान की रटने की एक सीमा होती है और एक लिमिट होती है, और जनजातियों में भैया इतना ज्यादा रटना है कि आप के दादा परदादा सब याद आ जाएंगे यहाँ पे रटने में। इसलिए मैं बोलता हूं कि भैया मलाई रटो, ताकि आपके एग्जाम में आप जब जाएं तो उसमें किसी भी प्रकार का आप पे कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो फिर माथा पकड़ के ये बोलोगे अरे यार ये तो मैंने पढ़ा था और यही गलत हो जाए। आपके एग्जाम में जो आप बाहर करते हैं वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो आप बाहर करते हैं। कभी भी जो आउटडेटेड क्वेश्चन आता है वो कभी भी आप बाहर नहीं करता, ये ध्यान रखना। और आपने भी देखा होगा और किसी से भी पूछ लेना, जो बेसिक क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं वो उसी एग्जाम से आप बाहर हो जाते हैं। बेसिक क्वेश्चनों को अच्छे पढ़ लो, रट लो, बस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाओ, टॉप कर जाओ, क्या दिक्कत है ना। तो इनके प्रमुख देवताओं के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं राजापंता के बारे में। कौन कौन से? राजापंता के बारे में। तो इनके प्रमुख देवता 3 देवता अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। 3 प्रमुख देवताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। 3 प्रमुख देवता कौन कौन से? एक तो पढ़ेंगे हम राजापंता। कौन सा? राजापंता। राजापंता। राजापंता ये ऐसा माना जाता है कि ये देवता भील जनजाति के प्रमुख देवता हैं। ये और प्रमुख देवता साथ में सबसे शक्तिशाली जो देवता होते हैं, पावरफुल देव। पावरफुल देव जैसे अपने त्रिदेव है, अपने इधर त्रिदेव को माना जाता है सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है, उसमें भी आप शंकर जी को मान लो, रौद्र अवतार। इस टाइप से जो सबसे शक्तिशाली देवता हो सकता है वो कौन सा होता है? इनका राजापंता। भैया मैंने राजापंता नाम से भील जनजाति के प्रमुख देवता राजापंता की तस्वीर दीजिए, तो भैया ये निकलकर सामने आई है। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि राजापंता जी की तस्वीर है या और किसी देवी देवताओं की तस्वीर है। अगर गलती से किसी और देवी देवताओं की तस्वीर आ गई है तो मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैंने ये गूगल भाई साहब पे सर्च किया था तो ये तस्वीर आई है ना। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बाप देव, ये ध्यान रखना। दूसरा हम पढ़ेंगे, ये पहला देवता क्या हो गया? सबसे शक्तिशाली और प्रमुख। क्या हो गया? ये प्रमुख होता है, प्रमुख होता है और शक्तिशाली होता है। क्या होता है? शक्तिशाली। शक्तिशाली सबसे प्रमुख और क्या होता है? शक्तिशाली होता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बापदेव। 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 बापदेव के बारे में जान लेते हैं। बापदेव जो होता है भैया वो भी वर्षा का देवता माना जाता है। बापदेव वर्षा का देवता जो होता है वो बापदेव होता है। किसका देवता? वर्षा का देवता। वर्षा का देवता जो होता है बापदेव, तो वर्षा का देवता तो भैया एक ही होता है पूरी दुनिया में, वो होते हैं इंद्र भगवान। तो इंद्र भगवान इनके बापदेव कहलाते हैं। आप ऐसा लग रहा होगा सर जब इधर लिखा रहे हैं तो आप इधर लिख के क्यों पढ़ रहे हैं? जब आप इस टाइप से लिखेंगे, हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो आप ज्यादा याद होगा, फोटोग्राफिक मेमोरी बढ़ेगी। और मेरा मकसद ये है कि क्लास में सिर्फ कंटेंट देना नहीं है, आप साथ में रटवाना भी है, ताकि मैं लिखता दिखूंगा और आप भी लिखेंगे तो आप ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएंगी। थोड़ा टाइम लगता है, आगे ही समझ में। तीसरा जो प्रमुख देवता हो सकते हैं इनके, गलदेव। गलदेव के बारे में आप सभी जानते हैं, मैं कल भी पढ़ा चुका हूं कि जो गलदेव होते हैं, गल पर्व जो मनाया जाता है भील जनजाति में, वो होता है आपका मनोती पर्व। क्यों? उसमें जो भी मनोती मांगी जाती है इसके बाद पूर्ण हो जाती है। इसके बाद मैंने बताया था कि ऊपर आप पे बांध दिया जाता है, फिर नीचे कोई घुमाता है चारों तरफ, वो वाले और भगवान, जिस भगवान के मंदिर के ऊपर घुमाया जाता है वो होते हैं नरसिंह भगवान। तो इनके प्रमुख देवता कौन होते हैं? गलदेव कौन है? नरसिंह भगवान। जो क्या पूरी करते हैं? मनोती पूर्ति। तो ध्यान रखना, मनोती से कौन से देवता संबंधित हैं? तो इनके जो देवता संबंधित है वो नरसिंह भगवान। इन्हें संरक्षक देव और पितृदेव भी बोला जाता है। क्या क्या नाम है इनके? संरक्षक देव, संरक्षक देव, संरक्षक देव, और क्या बोला जाता है इन्हें? पितृदेव, पितृदेव भी बोला जाता है। तो आई होप इतनी जानकारी इस स्लाइड में आप समझ में आई होगी। ये देख लो, नरसिंह भगवान, इन्हें संरक्षक देव और इन्हें क्या बोला जाता है? पितृदेव भी बोला जाता है। इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मैं पहले भी यहाँ पे बता चुका हूं कि गलत
मैं लिख के नहीं लाता, मैं बिल्कुल गलत लिखने की कोशिश नहीं करता, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि सही लिखा हो, लेकिन बोल के लिखता हूं यार और मोबाइल में लिखता हूं, तो वो कितनी भी मैं कोशिश कर लूं भैया वो मेरी भावना समझता ही नहीं है। मोबाइल जो समझने वाला है बिल्कुल नहीं समझता, वो मेरी भावना ही नहीं समझता, तो उल्टे सीधे लिखता है। तो इसलिए दिक्कत ना ले, थोड़ा बहुत सुधार के साथ चले, है ना। बाकी आगे बढ़ते हैं, है ना। आप देवता पढ़ लिए हमने, 3 देवता पढ़ लिए, बाप देव पढ़ लिए, पितृ बाप देव पढ़ लिए, और इसके अलावा इनके जो प्रमुख देवता है राजापंता पढ़ लिए, इसके अलावा हमने गल देव पढ़ लिए, 3 देवता पढ़ लिए। अब प्रमुख देवियों के बारे में भी चर्चा कर ले भैया, नहीं तो देवियां बुरा मान जाएंगे कि आपने आपने ये तो पढ़ा दिया हमारे बारे में बताया नहीं, तो देवियों के बारे में भी जान लेते। तो भैया देवियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो देवी है वो जसमा देवी है। कौन सी? जसमा देवी, ये आधा सा है शायद। सबसे प्रमुख जो देवी है वो है जसमा देवी। ये आधा सा है, आधा सा। जसमा देवी जो माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। तो पहली देवी कौन सी है? जसमा देवी, जो माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। फिर इनकी देवी है ओबण माता देवी, ओबगण माता, जो प्राकृतिक प्रकोपों से रक्षा करती। कौन सी देवी है? सेकेंड, ओबगण। तो ओबगण जो देवी है वो प्राकृतिक प्रकोपों से, ओबण जो ओबण, ओबण यार ओबण है, ये गा नहीं है, ये है ओबण, ओबण देवी। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते ताकि आपको याद हो जाए, है ना। उधर जो गलत लिखा हुआ है यहाँ मैं सही लिख दूंगा। पहली देवी जो है आपकी जसमा देवी, इस टाइप से लिखा होगा, जसमा देवी, जसमा देवी। तो जसमा देवी जो होती है वो होती है माता लक्ष्मी का रूप। किसका रूप होती है? लक्ष्मी जी का रूप। ये लक्ष्मी जी का रूप हो गई। दूसरी आपकी जो देवी है ओबण है, ओबण, ये इस टाइप से ओबण देवी है। ओबण देवी क्या करती है? जो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं उनसे रक्षा करती है। ओबण में से ही नाम में ही आ रहा है कि एक जो प्राकृतिक प्रकोपों से रक्षा करने वाली देवी होगी वो ओबण होगी। क्या होगी? ओबण। ओबण, बन, ओ बन में आ रहा है, बन में होती है प्राकृतिक आपदाएं, तो आपदाओं से होती है ओबण देवी की उत्पत्ति, जो रक्षा करती हैं। आगे समझ में, तो याद करने के लिए प्राकृतिक प्रकोपों से रक्षा करती। किससे? प्राकृतिक प्रकोपों से, आपसे प्रकोपों से ये क्या करेंगी? आपकी रक्षा करती हैं। ये क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। आगे समझ, प्रकृति प्रकोपों से रक्षा करती। फिर आपकी जो देवी आती है वो केरला माता या अमजा माता, ऐसे बोला जाता है इनकी केरला माता, जो केरला माता या आमजा माता होती है। केरला, केरला या आमजा, हाँ सही लिखा है, केरला या आमजा जो माता होती है, केरला, केरला या आमजा जो माता होती है, आमजा जो माता होती है वो इनकी मानी जाती है कुल देवी। कौन मानी जाती है? कुल देवी, कुल देवी। तो ये हो गई आपकी कुल देवी। इसके अलावा तीसरी देवी के बारे में पढ़ लेते हैं, घोड़ियाल माता या बराड़ी देवी। घोड़ियाल माता या बड़ाली देवी, ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पर ये लोक देवी होती है, इनकी पूजा विवाह के समय की जाती है, और झाबुआ में इनका मंदिर भी है। तो ये मैंने इन माताओं का मंदिर जी क्षमा चाहता हूं, ये माता है जो घोड़ियाल या बड़ारी देवी जो माता है, जो झाबुआ में इनका मंदिर है, वो वाली माता है। तो ये का मंदिर है? ये झाबुआ का मंदिर है। मैं लाया हूं जो झाबुआ का मंदिर है। कहाँ का मंदिर है? ये झाबुआ, झाबुआ में इनका मंदिर है। झाबुआ में क्या है? ये मंदिर है। तो ये माता है घोड़ियाल माता या बराड़ी देवी। तो ये चौथी माता कौन सी हो गई? घोड़ियाल। कौन सी? घोड़ियाल, घोड़ियाल, घोड़ियाल माता और भराड़ी देवी, भराड़ी देवी। तो ये इनकी प्रमुख देवी होती हैं, लोक देवी होती हैं, लोक देवी, जिनकी पूजा की जाती है विवाह के समय। कब की जाती है इनकी पूजा? विवाह के समय इनकी पूजा की जाती है। और इनका मंदिर कहाँ मिलेगा आपको? झाबुआ में इनका मंदिर है। झाबुआ में ये मंदिर है। कहाँ पर मंदिर है? झाबुआ में इनका मंदिर मिलता है। तो आप इतनी याद हो गया होगा। लास्ट भी है शीतला माता, जो शारीरिक विकारों से रक्षा करती है। जितने भी जो बीमारियां हो सकती है उनसे रक्षा करती है। कौन सी? शीतला माता। तो शीतला माता, ये शीतला माता जो लिखा हुआ है वो भी सही से नहीं लिखा हुआ है। ये शीतला माता जो लिखा हुआ है, हाँ सही लिखा हुआ है, शीतला माता। शीतला माता जो रक्षा करती है शारीरिक विकारों से, मतलब बीमारियों से, शारीरिक विकारों से जो रक्षा करती है वो कौन होती है? शीतला माता। तो 5 देवियों के बारे में हमने पढ़ा जो इंपॉर्टेंट हो सकती है ना। कौन कौन सी देवियां, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जो पहली देवी है वो है आपकी
जसमा देवी, जसमा देवी क्या करती हैं, जो माता लक्ष्मी का रूप है। होबण देवी, होबण वन में क्या पाई जाती है, होबण देवी आती है। जब प्राकृतिक प्रकोप आते हैं वन में तो होबण आ जाती है, ऑटोमेटिक होबण देवी प्रकट हो जाती है। इसके अलावा हमने केरला माता या आमजा माता के बारे में पढ़ा, जो कुल देवी होती है। इसके अलावा हमने घड़ियाल माता, सॉरी घोड़ियाल माता या वराड़ी देवी के बारे में पढ़ा। तो वो क्या होती हैं, जो लोक देवी होती हैं, जो विवाह के समय पूजी जाती हैं, और इनका झाबुआ में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा हमने शीतला माता पढ़ा, जो विकारों से रक्षा करती है, बीमारी वगैरह से, बीमारी वगैरह से रक्षा करती। तो इतना आप समझ में आ गया होगा, हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है ना। अगले चीज पे आते हैं हम, लोक नृत्य। लोक नृत्य तो आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है, भील जनजाति के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में बताएं। तो आप ऐसा कैसा ही टाप के आ जाएं, आप पे बिल्कुल नंबर मिलेंगे। इतना ही लिख के आ जाएं भैया, इतना भी याद नहीं होता लोग बागों को। लोग बाग कंटेंट कलेक्ट करने में लगे रहते हैं और 4-5 साल तक बाद बुद्धिमान बनने में रहते हैं। मेरे गुरुजी थे, उन्होंने मुझसे, वो हमेशा बोला करते थे, मुझसे पर्सनली नहीं बोला, हमेशा क्लास में ही बोला करते थे कि सारे एक्सपेरिमेंट खुद के मूड पर करोगे ना तो जीवन कम पड़ जाएगा। कुछ एक्सपेरिमेंट दूसरों ने किए ना, उन्हीं एक्सपेरिमेंट को आधार पर अपने क्या बना लो, अपने क्या रख लो, अपने विचार रख लो, और या उनके एक्सपेरिमेंटों से सीख लो, ताकि आप जीवन में आगे जल्दी से बढ़ सकते हो। खुद एक्सपेरिमेंट, सारे एक्सपेरिमेंट करना खुद मत बैठो, दूसरों की मेहनत का भी फायदा उठाना सीख जाओ। जिस दिन ऐसा करना सीख गए आप, उसी दिन सक्सेस हो जाओगे। बाकी खुद तो भैया बहुत टाइम लगता है हर चीज में, खुद मत करना हर चीज, है ना। तो प्रमुख नृत्य देखते हैं, तो नृत्यों के बारे में देख लेते हैं। ये भैया देख लो, इस टाइप से जो नृत्य होते हैं यहाँ पर भील जनजाति में जो नृत्य होते हैं, वो इस टाइप से आप देख सकते हो। जो नृत्य घेर, जो घेर नृत्य है, ये होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। जो घेर मतलब घेरे में जो नृत्य होता है, वो होली के अवसर पर होता है। यहाँ पे पता है, जो होली में होली जलाई जाती है, इसके बाद परिक्रमा लगाया जाता है, वो वाला नृत्य होता है कौन सा, घेर नृत्य, जो होली के अवसर पर होता है ना, घेर नृत्य है ये। ढोइया नृत्य, ये ढोइया भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखो, ये वाला ढोइया नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा ढोइया, ढोइया नृत्य। तो ये वाला आपको हो गया ढोइया नृत्य। जो भगोरिया के अवसर पर जो किए जाने वाला नृत्य है, वो ढोइया नृत्य होता है। ढोआ नृत्य, ये भी ढोआ गलत लिखा हुआ है, ये होता है ढोआ। ये ढोआ नृत्य जो धार्मिक अनुष्ठान के समय जो किए जाने वाला नृत्य होता है, वो कौन सा होता है, ढोआ नृत्य। ढोइया क्या होता है, जो भगोरिया के समय किए जाने वाला। ढोआ नृत्य क्या होता है, जो धार्मिक अनुष्ठान के समय किए जाने वाला नृत्य। धार्मिक अनुष्ठान जैसे कोई कथा, भागवत या कोई मांगलिक कार्य आपके घर में हो रहा है, तो उसमें जो नृत्य होता है, वो ये वाला नृत्य होता है। गरबी नृत्य नवरात्रि में होता है, नवरात्रि या दीपावली के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है, वो होता है आपका गरबी नृत्य, है ना। आप सभी को पता है, गरबा वैसे भी नवरात्रि में होता है, तो इनके यहाँ भी ये चलन में है ना। नेजा, नेजा नृत्य, ये नृत्य है भैया यार, नृत्य नेजा, नेजा नृत्य, ये होली के तीसरे दिन ये नृत्य किया जाता है, ध्यान रखना, होली के तीसरे दिन, होली के तीसरे दिन, है ना। और इसमें क्या किया जाता है, एक खम्मा होता है, उसमें बांध दिया जाता है नारियल, और उसके फेरे लेकर जो नृत्य किया जाता है, वो कौन सा नृत्य हो गया आपका, नेजा नृत्य। ये चारों तरफ ये घूमकर जो नृत्य किया जाने वाला, जो नारियल जो बांध, अरे ये बंदे नहीं है, बांध है भैया यार, मैं पहले भी कह चुका हूं, जो खम्भे से बांध दिया जाता है, वो वाला नृत्य होता है। किस टाइप से, थोड़ा समझाते हैं। ये खम्भा है, और ये नारियल है, ये क्या है, नारियल है, और ये क्या है आपका, खम्भा है ना। और इसके चारों तरफ जो घूमकर जो नृत्य करेंगे, वो कौन सा नृत्य होता है, ये नेजा नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है आपका, वो होता है आपका नेजा नृत्य, है ना। फिर वीरवाल्या नृत्य, वीरवाल्या जो नृत्य होता है, श्रवण मास और नवरात्रि के समय किए जाने वाला नृत्य, कौन सा, वीरवाल्या नृत्य, है ना। और श्रवण मास या नवरात्रि के समय उसमें किए जाने वाला नृत्य। अन्य नृत्य के बारे में जान लेते, 2-3 अन्य नृत्य है। घूमर नृत्य, ये घूमर नृत्य भैया भीलों का प्रमुख नृत्य भी मान सकते हो आप, क्योंकि इसमें ये राजस्थान में जो घूमर नृत्य होता है, उससे रिलेवेंट नृत्य है। मैंने यहाँ पे बताया था, भीलों का, भील जनजाति का कुंभ कहाँ पर लगता है, या भीलों का कुंभ कैसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप अगर पढ़ रहे हो तो बता ही देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं भैया, मत पढ़ो, है ना। तो घूमर नृत्य जो राजस्थान में किया जाता है। इसके अलावा गोरी नृत्य और भगोरिया नृत्य, ये भगोरिया नृत्य, इसमें महिला पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, महिला प्लस पुरुष दोनों मिलकर जो नृत्य करते हैं, वो कौन सा नृत्य होता है आपका, भगोरिया नृत्य। इसके अलावा अपना जो गोरी नृत्य होता है,
वो गौरी नृत्य जो होता है वो कैसे किया जाता है? जो गौरी नृत्य किया जाता है वो पार्वती माँ, गौरी किसे बोला जाता है? पार्वती जी को बोला जाता है। तो गौरी माँ जी के सम्मान में, मतलब पार्वती जी को खुश करने के लिए जो नृत्य किया जाता है, पार्वती जी को खुश करने के लिए जो नृत्य किया जाता है वो होता है आपका गौरी नृत्य। तो वो होता है कौन सा नृत्य आपका? वो होता है आपका गौरी नृत्य। कौन सा होता है? गौरी नृत्य, है ना। इतना आप लगा होगा कि ये तो ऐसे ही निकल गए, मुझे पता है ये पहली बार सुनते हैं ना, याद नहीं होते, मुझे भी याद नहीं होते भैया, बड़ी मुश्किल से पढ़ के आया हूँ, बड़ी मुश्किल से कंटेंट जुटा के लाया हूँ आपके लिए, बिल्कुल क्रीम ला रहा हूँ। ज्यादा पढ़ोगे ना भूल जाओगे कौन सा नेत कौन सा होता है। भैया इतना ही पढ़ लो, इतना ही रट लो, इतना रटने के बाद देख लो कि और रट सकते हो कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि और फिर रट पाओगे, इतना ही रट लो यार, ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो। जो है उससे संतुष्ट हो और उससे ही काम चलाना सीखो, तभी स्मार्ट स्टडी कहलाती है। दुनिया भर की कचरे वल्लो किताबें लिया दुनिया भर की और पढ़ो कोई सी भी मत। देखते रहोगे रोज, अरे यार ये पढ़े कि ये पढ़े, ये पढ़े कि ये पढ़े, पढ़ोगे कोई नहीं। छोटे छोटे नोट्स बना लो, वही काम आते हैं अंत में। अगर आप शुरुआती हो ना, शुरुआती जो नमूने होते हैं ना, उन्हें बहुत रहती है, ये लिया हूं वो लिया हूं वो ये, तो दुनिया भर की बुकें लाते रहोगे, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। शुरुआत से जो स्मार्ट स्टडी करता है, एक बुक पर एक नोट्स पर जो विश्वास कर लेता है और उसमें ही एड करता जाता है, उसका ही सिलेक्शन होता है भैया। किसी से ही उठा के पूछ लो, मैं कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि यही रट लो आप, काफी है। गहर नेत, कौन सा नेत? गहर नेत। कौन सा नेत आपके सामने जो लाया हूं वो गहर नेत। आप सभी को पता है कि ये गहर नेत कब किया जाता है? होली के अवसर पर। कब किया जाता है? ये आपका होली के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है वो गहर नृत्य होता है। इसके अलावा हमने अगला नृत्य पढ़ा था ढोइया नृत्य। कौन सा? ढोइया। ढोइया, ढोइया नृत्य ये कब किया जाता है आपका? भगोरिया के समय जो नृत्य किया जाता है, भगोरिया, भगोरिया में जो नृत्य किया जाता है वो ढोइया नृत्य है। हमने पढ़ा था ढोआ नृत्य, ढोहा, ढोआ नृत्य। तो ढोआ नृत्य जो पढ़ा था हमने, जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो आपके घर में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तब जो नृत्य की जो नृत्य किया जाता है वो तब ये वाला नृत्य किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था गरबी, चौथा हमने पढ़ा था गरबी नृत्य। गरबी नृत्य आप सभी को पता है, ये एक तो नवरात्रि में किया जाता होगा। कब? नवरात्रि में, नवरात्रि में किया जाता है। और एक आपका किया जाता है दीपावली। कब किया जाता है? दीपावली के समय, है ना। इसके अलावा हमने और कौन कौन से नेजा नृत्य हो गया और बीरवलिया नृत्य हो, नेजा नृत्य, नेजा नृत्य, नेजा नृत्य, इसके बारे में बता ही चुका हूं कि इसमें क्या किया जाता है, ये होली के तीसरे दिन किया जाता है। कब किया जाता है? होली के तीसरे दिन। ध्यान रखना ये भी होली पर किया जाता है, होली पर जो किया जाता है ये भी होली पर किया जाता है, ध्यान रखना। लेकिन ये किया जाता है तीसरा दिन। इसमें क्या रहता है? एक कम्मा रहता है, ये कम्मा मान लो, कम्मे में यह बांध दिया नारियल, ये नारियल है आपका, है ना। और इसके चारों तरफ जो परिक्रमा लगाकर जो नृत्य किया जाता है वो होता है नेजा नृत्य, है ना। इसके अलावा बीरवाल्य नृत्य जो श्रवण मास और नवरात्रि में किया जाता है। कौन सा? बीरवाल्या, बीरवाल्या कब किया जाता है? श्रवण मास और नवरात्रि में। श्रवण मास, श्रवण मास और आपका नवरात्रि में जो नृत्य किया जाता है वो वाला ये नृत्य। भैया मैं भी तो नोट्स बना रहा हूँ, इन्हें ही टाप लो। आप एक पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ ले लेना टेलीग्राम पे जाकर। दूसरा आपका नृत्य होता है, अन्य जो नृत्य पढ़ाए थे वो भी महत्वपूर्ण है आपका। एक तो हो गया घूमर नृत्य, घूमर, घूमर कहाँ किया जाता है? ये राजस्थान से संबंधित नृत्य है, मतलब राजस्थान में जो नृत्य होता है उस टाइप का ये घूमर नृत्य मध्य प्रदेश की जनजातियां ही करती है, मैंने बताया था। इसके अलावा हमने पढ़ा था गौरी नृत्य, गौरी ये माता पार्वती के सम्मान में किए जाने वाला नृत्य है। इसके अलावा हमने एक और नृत्य पढ़ा था, वो था भगोरिया, भगोरिया नृत्य भी होता है भैया, भगोरिया। आपने देखा होगा कि इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों गोल घेरा बनाकर नृत्य करती है, महिला और पुरुष दोनों गोल घेरा बनाकर नृत्य करती है। तो आ गया समझ में। ज्यादातर ये गैर नृत्य हुआ, ये भी होली के समय किया जाने वाला नृत्य है। गैर जो नृत्य हुआ ये भी कब किया जाने वाला? होली के समय, होली के समय किए जाने वाला नृत्य है। इसके अलावा ये देख लो भगोरिया भी कहीं ना कहीं, ये ढुआ भी कहीं ना कहीं। भगोरिया कब होता है? होली के पहले होता है, तो वो भी उस समय हो गया। इसके अलावा ये देख लो आप, ये कौन सा है? नेजा नृत्य, ये नेजा, ये जो नेजा नृत्य है ये भी होली के समय किए जाने वाला नृत्य है। तो कुछ ना कुछ आप तरीके निकालकर इन्हें याद कर सकते हो, कैसे भी आप याद करो, लेकिन रटो भैया। ये आएंगे क्योंकि अब पूछने वाले
पूछे जाएंगे, क्योंकि स्पेशल रूप से आयोग की जगह आपकी जनजातियां जोड़ दी, और क्वेश्चन तो आना ही आना है, भील से तो आना ही आना है भैया, सबसे बड़ी जनजाति है तो भील से तो पूछा जाएगा। इसके अलावा भील जनजातियों से संबंधित जो भी प्रमुख तथ्य हो सकते हैं, प्रमुख विशिष्ट तथ्य, उनके बारे में जान लेते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है भैया, इनके बारे में भी आप जान लो, है ना। थोड़ा पानी पी लूं, इसके बाद मैं बताता हूं, गला सूख जाता है मेरा। अरे भरी दोपहरी में आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन आप है कि कुछ कर ही नहीं रहे यार, कुछ तो सहयोग बढ़ाओ, कंटिन्यू सीरीज रखो। मतलब आप है तब जब कंटेंट मिले ना, पैसा देकर कंटेंट मिले ना, तो वो कंटेंट होता है, चाहे कचरा मिल रहा हो आप है। और कोई फ्री में प्रोवाइड करा रहा हो ना, क्रीम भी प्रोवाइड करा रहा हो ना, उसकी कीमत नहीं होती कभी। यही वाली चीज मेरे साथ हो रही है, बाकी और कोई समस्या नहीं। ऑफलाइन में इसी चीज के बहुत पैसे लेता हूँ, दूसरी कोचिंगों पे मैं पैसे लेता हूँ, फ्री में कहीं नहीं पढ़ाता, लेकिन आपके यहाँ तो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आप सहयोग नहीं कर रहे। तो हलमा परंपरा ये देख लेते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है हलमा परंपरा। तो हलमा परंपरा के बारे में जान लेते हैं। हलमा परंपरा, इससे तो रट लेना भैया, ये हलमा जो परंपरा होती है, ये भील जनजाति की प्रमुख परंपरा होती है। ये ऐसी परंपरा है भैया, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, भील जनजाति में जो हलमा परंपरा पाई जाती है, ये परंपरा मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि भैया इस परंपरा में क्या होता है कि ये एक समुदाय सहयोग होता है। जैसे अगर समुदाय में कोई समस्या आ गई, तो पूरा समुदाय इकट्ठा होकर उस समस्या का समाधान ढूंढेगा। जैसे अगर किसी का घर नहीं बना, तो पूरा समुदाय, जो पूरा गांव वाले, बस्ती वाले हैं, वो उसके घर बनाने में लग जाएंगे। या कोई निर्माण कार्य करवाना है, तो पूरे गांव वाले लग जाएंगे। या कोई पानी वानी की व्यवस्था करना है, तो पूरे गांव वाले लग जाएंगे। मतलब गांव के पूरे सहयोग से, समुदाय के पूरे सहयोग से जो परंपरा चलाई जाती है, समुदाय के सहयोग के साथ, उसे बोला जाता है हलमा परंपरा। आपने एक अभी नाम सुना होगा, थोड़े दिन बाद ट्रेंच, पहाड़ी जो ट्रेंच होते हैं, गड्ढे होते हैं, वो हलमा परंपरा का ही उदाहरण है, जो पहाड़ी जनजाति, जो पहाड़ी इलाकों में किया गया था। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि भैया ये पहाड़ी इलाका था, और यहाँ पर कोई पानी नहीं आ रहा था, मतलब जो बारिश का पानी होता था वो बह जाता था, लेकिन इनने क्या किया कि इस वाले जलगे में गड्ढे खोद दिए। ये देख सकते हो आप, समुदाय ने मिलकर गड्ढे खोद दिए। गड्ढे खोदने के बाद आप हाल देख सकते हो कि ये पानी यहाँ पर, ये गड्ढे खोदने के बाद स्थिति है, यहाँ पर ये पानी भर गया। तो ये सहयोग से हुआ है। और इन्होंने कहीं ना कहीं फिर बंजर जमीन पर क्या कर दिया, ये पेड़ पौधे लगा दिए। मतलब अभी भी जो प्रकृति को संरक्षक दे रहे हैं, जो प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जनजाति है। जनजाति लोगों ने अपनी परंपराएं बचा रखी, भारत की जो परंपरा हो सकती है, और जनजाति लोग प्रकृति को संरक्षित कर रहे हैं। लेकिन बाकी समुदाय क्या कर रहा है, उस संरक्षण का, उस प्रकृति का क्या करते हैं, हम विनाश करते हैं अपने फायदे के लिए, पेड़ पौधे काट देते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं। हमें जनजातियों से सीखना चाहिए, कि इनकी परंपराओं से सीखना चाहिए कि अभी भी इनमें परंपराएं कैसी मौजूद है। दूसरी चीज, समुदाय सहयोग से की जाती है ये परंपरा, लेकिन किसी भी समस्या के समाधान के लिए, समस्या के निपटने के लिए हलमा है। ये अलमा नहीं है, ये हलमा है भैया, मैं पहले भी कह चुका हूं। मेरी भावनाएं मोबाइल नहीं समझता, वो कुछ भी लिख देता है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। बहुत कोशिश करता हूँ ऐसे ऐसे करके लिखने की, बार बार बोलता हूँ, लेकिन वो हलमा बोले, हलमा लिखेगा तो हलमा ही लिखेगा, वो नहीं मानता, मेरी नहीं मानता यार, मैं क्या कर। लेकिन ऐसे पहचान कब मिली, 2005 में। ध्यान रखने से पहचान 2005 में मिली, जब शिवगंगा नाम का एक गैर सरकारी एनजीओ ने इसे पहचान दिलाई। और इसके जो संस्थापक रहे हैं वो कौन रहे हैं, आपके महेश शर्मा जी। ये शर्मा जी हैं, ये इनका पूरा नाम है महेश शर्मा जी, महेश शर्मा। ये गैर सरकारी संगठन है, कौन सा, शिवगंगा। ये ध्यान रखना भैया सब, शिवगंगा, जिसने 2005 में जैसे औपचारिक रूप से इस परंपरा को जो औपचारिक रूपता प्रदान की, जैसे सब लोगों के सामने लाए, वो यही संगठन है। जल संकट की कमी की समस्या को हल करने के लिए सुलझाया गया, इसलिए उन्हें झाबुआ का, ये क्या किया था इन्होंने, झाबुआ में किया था, इसलिए इन्हें झाबुआ का गांधी किसे बोला जाता है, महेश शर्मा को बोला जाता है। इसके लिए इन्हें 2019 में पद्म श्री भी मिल चुका है। तो ये यहाँ पे रटना है भैया हलमा परंपरा के बारे में। तो हलमा परंपरा के बारे में जो हो सकता है वो थोड़ा बहुत जान लो, बाकी मैं बता ही दूंगा। हलमा परंपरा क्या है, ये हलमा परंपरा सामाजिक सहयोग से जो परंपरा चलाई जाती है, खास करके जो समुदाय की समस्या को खत्म करने के लिए। इसमें
लेकिन इसे 2005 में औपचारिक रूप से नाम कब मिला, जब शिवगंगा नाम का एक एनजीओ, कौन एनजीओ ने जब इसे प्रकाशन में लाया और इसके लिए काम किया। इस शिवगंगा एनजीओ के संचालक कौन है, महेश शर्मा जी। कौन है, महेश शर्मा जी, महेश शर्मा जी, है ना। जो झाबुआ, इन्होंने कहां से काम किया, झाबुआ में काम किया था, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, झाबुआ का गांधी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, झाबुआ का गांधी। क्या बोला जाता है, झाबुआ का गांधी भी बोला जाता है। इसके अलावा इन्हें इसके लिए पद्मश्री भी मिल चुका है। तो इन्हें हलमा पद्धति के लिए पद्मश्री मिल चुका है 2019 में, ये भी ध्यान रखना। 2019 में क्या मिल चुका है इन्हें, पद्मश्री। तो ये आप इतना ध्यान रखना। जिसके अलावा गांधी के बारे में बात हुई, मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार और बता दूं कि झाबुआ का गांधी किसे बोला जाता है, महेश शर्मा जी को, है ना। और भीलों का गांधी किसे बोला जाता है मामा बालेश्वर दयाल। और आदिवासियों का गांधी टक्कर बापा को बोला जाता है। इसके अलावा मालवा का गांधी किसे बोला जाता है, मैंने बोला था गंगवाल और गहलोत, आप याद रखना, प्रभु दयाल गहलोत और मिश्री लाल गंगवाल। इसके अलावा एक नाम और आपने सुना होगा कि इतिहास में कान्हा अब्दुल गफ्फार खां को क्या बोला जाता है, सीमांत गांधी। तो क्या क्या बोला जाता है, गांधी जी के बारे में जान लेते हैं। कौन है, कौन सा गांधी बोला जाता है, तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आदिवासियों का गांधी। आदिवासियों का गांधी किसे बोला जाता है, टक्कर बापा को आदिवासियों का गांधी बोला जाता है ना। इसके अलावा महेश शर्मा जी को क्या बोला जाता है, झाबुआ का गांधी। कहाँ का बोला जाता है, झाबुआ का गांधी, सॉरी उल्टे लिख दिए, यहाँ का झाबुआ का गांधी किसे बोला जाता है, झाबुआ का गांधी बोला जाता है महेश शर्मा जी को, है ना, महेश शर्मा जी को। इसके अलावा क्या बोला जाता है, इसके अलावा मालवा का गांधी दो लोगों को बोला जाता है, एक गहलोत को, एक गंगवाल को। गहलोत कौन है, मिश्री लाल गंगवाल और प्रभुदयाल गहलोत। क्या नाम है, मिश्री लाल गंगवाल, ये ध्यान रखना। और प्रभुदयाल गहलोत, कौन, प्रभुदयाल गहलोत, ये आपके गहलोत हो गए, है ना। ये आपके आदिवासियों भीलों और ये प्रमुख, ये सीमांत गांधी कान्हा अब्दुल गफ्फार खां को याद रखे तो रख लेना, है ना। तो आई होप इतनी चीजें आप समझ में आ गई होगी, है ना। आप हलमा पद्धति समझ में आ गई होगी कि ये सामाजिक सहयोग की एक परंपरा है। कोई भी समस्या, ये जल की समस्या थी, ये निभाया या निपटाया, और कोई भी समस्या आ जाए तब भी ये हलमा परंपरा के माध्यम से उसका निपटान करते हैं सामुदायिक रूप से सभी मिलकर। इसके अलावा पिथौरा चित्रकला, ये भी आपका चर्चा का विषय बनी हुई होती है और प्रमुख रूप से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी मैं बता रहा हूं उनसे 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये देख सकते हो आप, इसमें प्रमुख रूप से सांप, ये सांप है भैया, क्या है, सांप है। और ये आपके देख सकते हो घोड़ा, ये घोड़ा, इनका प्रमुख रूप से चित्रांकन किया जाता है। कुल मिला के इनका चित्रांकन किया जाता है। ये कब किया जाता है, ये आपका ध्यान रखना। पिथौरा चित्रकला के बारे में जान लेते हैं। इसका जो पिटोरा तुआर आता है, पिटोरा तुआर के समय ने, त्योहार जो आता है, फेस्टिवल आता है, उस समय से बनाई जाती है ना। तब इसकी चित्रकारी की जाती है पिटोरा तुआर के समय, है ना, पिटोरा तुआर के समय। इसके अलावा इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं, प्रमुख रूप से किसके बनाए जाते हैं, नाग और घोड़ा के, नाग प्लस घोड़ा, बाकी प्राकृतिक रूप से अन्य चित्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं इसमें, और चीजें क्या होती हैं कि ये इसकी घोड़े की आकृति बनाई जाती है ऐसी। इसमें क्या मान्यता है, इसमें जो मान्यता है इसके बारे में माना जाता है कि इससे क्या आती है, घर में खुशहाली आती है। क्या आती है, घर में खुशहाली आती है। और दूसरे टाइप के जो संकट हो सकते हैं वो भी दूर होते हैं, शांति मिलती है ना। इसके अलावा क्या मिलती है यहाँ पे, शांति, क्या मिलती है, शांति, है ना। ये सारी चीजें ये देख सकते हो। पिठोरा है, ये पिठोरा तुआर है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये लिखने में गलती होती है, मेरी गलती नहीं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ अच्छे से लिखने की। पिठोरा, आप और सहयोग कर दो, मैं वो टाइपराइटर रख लूंगा, लिखने वाला रख लूंगा, कंटेंट राइटर वाला रख लूंगा, मैं खुद कर रहा हूँ यार, सहयोग तो कर ही नहीं रहे हो, बातें करते। घरों की दीवारों पर बनाई जाती है, कहां पर बनाई जाती है, घरों की दीवारों पर। बनाई कहां जाती है, ये पे बनाई कहां जाती है, घरों की दीवारों पर, घरों की दीवारों पर ये
बनाई जाती है, घरों की दीवारों पर ये पेंटिंग बनाई जाती है, ध्यान रखना। इससे शांति मिलती है और आकृति बनाई जाती है इसमें नाग और घोड़े की। चित्रकार इसमें क्या जो चित्र बनाने वाले होते हैं उन चित्रकारों को क्या बोला जाता है, ध्यान रखना। जो चित्र बनाते हैं उन्हें चित्रकारों को क्या बोला जाता है, लिकिंदर बोला जाता है, लिकिंदर, लकिंद्रा। इन्हें जो चित्र बनाते हैं उन्हें लिकिंदर, लकाड़ा या लकिंद्रा, ध्यान रखना यार। लकाड़ा भी मिल सकता है, लकाड़ा, या आपका मिल सकता है लकिंद्रा, 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 ये लकिंद्रा हो गया। इसके जो चित्रकार हैं, चित्रकार, चित्रकारों का प्रमुख नाम में सबसे पहले आता है पेमा पाल्या, पेमा पाल्या, पेमा पाल्या, किसका नाम आता है, पेमा पाल्या जी का नाम आता है, भूरीबाई का नाम आता है और शांताबाई का, भूरीबाई, भूरीबाई का नाम आएगा आपका, और आपका आएगा शांताबाई, 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 ये सारे नाम आएंगे। आप यही जानकारी, यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा, ये लकिंदर, लकिंद्रा लिखा हुआ है, पेमा पाल्या, पेमा पाल्या, फाल्या है, ये फाल्या है, फा है, भूरीबाई है और शांताबाई है ना। इसके अलावा जो नंदन प्रिंट होती है, जो ध्यान रखना, नंदन प्रिंट ये पारंपरिक रूप से भीलों द्वारा पहने जाने वाले मुद्रित कपड़े होते हैं। जो नंदन प्रिंट से जो कपड़े मुद्रित किए जाते हैं वो होते हैं भीलों द्वारा, जो मुद्रित वो नंदन प्रिंट से किए जाते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना कि ये केसरिया नाथ पर जो केसरिया नाथ पर जो केसर चढ़ाई जाती, जो चढ़ी केसर का जो पानी पिया जाता है, केसरिया नाथ पर जो चढ़ी केसर का पानी जो पिया जाता है, उस पानी को पीने के बाद ऐसा माना जाता है कि भील जनजाति कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। मतलब जो भी व्यक्ति भील जनजाति संबंधित होगा और केसरिया नाथ पर चढ़ी केसर का पानी पी लेगा तो वो झूठ नहीं बोलेगा, ध्यान रखना। ये देखो भैया, यहाँ है कि हमारे इधर देखो कि पल पल में झूठ, हर चीज में झूठ, लेकिन इधर तो सच्चाई बची हुई है ना। दूसरी, बिस्बी की सबसे गहना प्रिय जनजाति। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो गहने पहने जाते हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग की जो वेशभूषा बनाई जाती है, वो आप देख सकते हो। सबसे ज्यादा जो गहने पहने जाते हैं इसमें देख सकते हो, ये देखो आप इसमें, ये देखो, ये सब गहने मैंने यहाँ पर, ये अलग अलग टाइप की जो गहने जो हो सकते हैं वो यहाँ पर आपके सामने आते हैं, यहाँ पर आपके सामने आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो गहना प्रिय जनजाति है, सबसे ज्यादा जो गहना प्रिय जनजाति है वो कौन सी जनजाति है आपकी, भील जनजाति। ध्यान रखना, ये विश्व की सबसे बड़ी भील जनजाति विश्व की है भैया, यहाँ वहां की नहीं है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गहना प्रिय जनजाति कौन है, भील जनजाति। इसके अलावा जो पंजा दरिया होती है वो अलीराजपुर के जोबट में बनाई जाती है। ध्यान रखना, अलीराजपुर के जोबट में प्राय भील जनजाति द्वारा हाथ से बनाई जाने वाली क्या दरी होती है, जो पंजा दरी होती है वो कहाँ बनाई जाती है, अलीराजपुर के चौबट में। आई होप आप इतनी जानकारी समझ में आई होगी। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, है ना, ये नोट कर लिया होगा। इसके अलावा कुछ और फैक्ट होंगे आपके, थोड़े बहुत और बचे हैं, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। बाकी मैं और बता देता हूं जो बचा है, बाकी मैं बता देता हूं कि ये नंदन प्रिंट के बारे में जान लेते हैं। नंदन प्रिंट किसके बारे में, नंदन प्रिंट, नंदन प्रिंट आप सभी को पता है कि जो नंदन प्रिंट होती है ये पारंपरिक प्रिंट है जिसमें मुद्रित कपड़ा पहना जाता है। ये पारंपरिक प्रिंट है जिसमें कपड़े को मुद्रित किया जाता है। मुद्रित कपड़ा मतलब उसमें अलग अलग टाइप की डिजाइन बना दी जाती है कपड़े को, उसे नंदन प्रिंट या क्या बोला जाता है, मुद्रित कपड़ा जो बोला जाता है वो होते हैं। इसकी पारंपरिक क्या होती है। दूसरा, केसरिया नाथ पर जो भांग, केसरिया नाथ पर, केसरिया नाथ पर, केसरिया नाथ पर जो केसर का केसर, केसरिया नाथ पर जो केसर चढ़ाई जाती है, केसर चढ़ाई जाती है, केसर चढ़ाई जाती है, उसका जो पानी पी ले, उसका अगर ये पानी पी लेते हैं तो भैया झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। काश हमारे इधर भी कोई ऐसा कुछ होता कि इंसान ऐसे पीने के बाद या ऐसा करने के बाद झूठ नहीं बोलते। यहाँ तो भैया किसी की भी कसम खा लो आप और कुछ भी कर लो, झूठ पे झूठ बोला जाता है यहाँ पे इंसान। तीसरा, सबसे जो गहना प्रिय जनजाति है, बिस्बी की सबसे गहना प्रिय जनजाति है वो भैया भील जनजाति है, ऐसी वैसी नहीं है, बिस्बी की सबसे गहना प्रिय जनजाति है ना। बाकी आपको पता है पंजादरी, जो पंजादरी बनाई जाती है, पंजादरी, जो पंजादरी आपकी जो बनाई जाती है वो पंजादरी कहां पर बनाई जाती है,
अलीराजपुर जोबट, जोबट में बनाई जाती है। जोबट कहाँ पे? अलीराजपुर में। अलीराजपुर के जोबट में पंजादरी बनाई जाती है। तो आई होप इतनी इतनी जानकारी आप ये अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। रट लो भैया, मैं रटाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए बार बार लिख के बताता हूं। इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं इनकी पुस्तकों के बारे में। तो भैया जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है वो टीबी नायक द्वारा जो लिखी गई है, द व्हील्स ए स्टडी। द व्हील्स ए स्टडी, यहाँ पर भी ये देख सकते हो, ये टीबी नायक की बुक है द व्हील्स ए स्टडी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है टीबी नायक, टीबी नायक ने लिखी है ये यहाँ पर ये पुस्तक। वो कौन कौन सी पुस्तक है, पुस्तकों के बारे में आप जानते हैं। मेनली दो पुस्तक आप याद रखना है, द व्हील्स, द व्हील्स ऐसे, द व्हील्स ए स्टडी, ए स्टडी। ये किसने लिखी? ये आपके लिखी टीबी नायक ने। किसने लिखी? टीबी नायक ने। किसने लिखी? टीबी नायक ने। इसके अलावा आपकी एक और पुस्तक है, वो डॉक्टर डीएम मजूमदार की है, द रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। रेसेज, रेसेज ऑफ कल्चर, रेसेज एंड कल्चर, एंड है ये ध्यान रखना, एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ये किसकी है भैया? ये आपकी डीएम मजूमदार साहब की। मैंने पहले भी बताया डीएम मजूमदार के साहब के बारे में यहाँ पे बताया था कि इन्होंने एक परिभाषा दी, लेकिन इस बुक में इन्होंने जो इन्हें कहाँ का बताया, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया जो परिवार होता है किसका? भील जनजाति का, वो ना मानते हुए इन्होंने क्या माना है इसमें? इन्हें निग्रेटो माना गया, नेग्रेटो, निग्रेटो प्रजाति का माना है। ध्यान रखना, इन्होंने माना है। वैसे नॉर्मली तो नॉर्मल तौर पर क्या होते हैं भील जनजाति? प्रोटो ऑस्ट्रेलिया, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, ऑस्ट्रेलॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड होते हैं। ध्यान रखना, इन्होंने इसमें माना है, लेकिन नॉर्मली क्या होते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलॉयड होते हैं। इसके अलावा कुछ विशिष्ट नाम देख लेते हैं। कर्नल जेम्स एंड टोन ने इन्हें क्या कहा? और टोलमी ने इन्होंने, टोलमी ने इन्हें क्या कहा? तो टोलमी ने इन्हें क्या कहा? फ्लाइट कहा। फ्लाइट मतलब उड़ने वाले, ऐसा कुछ फ्लाइट का मतलब याद करने का बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। टोलमी, टोल दिया, फ्लाइट गई। मैंने टोला है, मैंने बोला है, क्या गई? फ्लाइट गई। इसके अलावा जो हो सकते हैं क्या? इसके अलावा बनपुत्र, किसने कहा? इसने कर्नल जेम्स टोन ने क्या कहा? बनपुत्र, बनपुत्र। ये ध्यान रखना भैया, इतना हो गया है ना, ये हो गया ना। कर्नल जेम्स टोंड ने क्या कहा? बनपुत्र, बनपुत्र, टोंड, बनपुत्र। मैंने टंड कर दिया, टोंड कर दिया, क्या? बनपुत्र के नाम। इसके अलावा टोलमी, 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 टेलमी, टोलमी, टेलमी, टोलमी, फ्लाइट गई कि नहीं गई? टेलमी, टोलमी, फ्लाइट गई कि नहीं गई? इस टाइप से कुछ भी करके याद कर लो भैया, याद कर लो, रट लो। ये सभी महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं, महत्वपूर्ण चीजें होंगी और आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अभी आप मत करो विश्वास, जब एग्जाम हो जाए एक बार ये सीरीज देख लेना, तो आप पे विश्वास हो जाएगा कि यहीं से लगभग लगभग सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या चाहते हो। बाकी ये सीरीज आप अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप भैया इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें। अगर इस सीरीज की आगे डिमांड आती है जनजातियों से संबंधित, तो मैं आगे फिर वापस जनजातियों से रिलेवेंट टॉपिक बनाना स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल मेरा मन है कि अब मैं इतिहास पढ़ाऊं, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत कम हो गई। अगर आप डिमांड वापस करोगे तो मैं वापस पढ़ा दूंगा। तो आपके ऊपर है भैया, आप क्या चाहते हो। आप कचरा एक बार देख ले पूरे मार्केट में, इसके बाद फिर जो मलाई दे रहा हूं उस पर विश्वास कर लेना। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मलाई दे रहा हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आप दुनिया भर से पूछ लो, किताबें खोज लो, उसके बाद विश्वास कर लो या बाद में विश्वास कर लो। विश्वास तो एक दिन करना ही होगा, है ना। अभी फ्री में दे रहा हूं, कुछ समय बाद में पैसों में देने लग जाऊंगा। फिर पैसे देके आप लोगे कंटेंट, तब आप समझ में आएगा नहीं भैया वैल्यू है कंटेंट की। अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि फ्री में मिल रहा है भैया, फ्री में मिल रहा है, फायदा उठा लो यार। इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना, धो लो हाथ, है ना। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।